बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में बुक्स के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो बुक्स हमने पढ़ना है, जिससे स्टडी करना है, तो पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि वो बुक्स आपने नहीं तैयारी करनी, उनसे तैयारी नहीं करनी जो आपको मार्केट से मिलती हैं। ठीक है, नाम मैं नहीं ले रहा, जितनी भी लेते हैं अक्सर स्टूडेंट्स से ये मिस्टेक करते हैं कि MCQs की बुक लेते हैं और वहाँ से ही 100% तैयारी करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं कि हमारा टेस्ट पास नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। जब तैयारी वहाँ से कर रहे हैं जहाँ से तैयारी पूरी होती नहीं है, या जहाँ स्टैंडर्ड का नॉलेज डाटा नहीं है, या इनकम्प्लीट आपकी तैयारी होती है, तो कभी भी आप पास नहीं हो सकते। अगर हो गए हैं तो इंटरव्यू में क्लियर चांसेस नहीं है। अच्छा देखें, अब इसमें वो बुक का क्या पर्पज़ है वो आपको मैं बताता हूँ अभी एंड पे। तो अब कौन सी बुक होनी चाहिए वो पहले देख लें। बुक्स में सबसे पहले FSC की बुक्स होंगी। FSC की बुक्स टेक्स्ट, पंजाब टेक्स्ट बुक की जो आपके पास बुक है वो होनी चाहिए। FSC 1 और FSC 2 की होगी। इसकी सॉफ्ट फॉर्म मेरे पास है, मैंने इसका बुक्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपके पास हार्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, जैसे ये सेकेंड ईयर पार्ट 2 की बुक है FSC की, ठीक है, और ये मेरे पास FSC पार्ट 1 की है, और ये मेरी जब मैं FSC में था तब की ये बुक है। अब तो मैंने मेरा MPhil हो चुका हुआ है, अब मैंने MPhil किया हुआ है, तो ये तब की मैंने संभाल कर रखी हुई हैं FSC की। आप पुरानी निकाल लें या आपके पास अब की हैं, वो आप क्या कर लें, उसको उधर से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और दूसरी बुक्स हैं BSc की, जो 2 साल की BSc है, वो कर लेनी है आपने बुक्स। फर्स्ट पार्ट 1 की और पार्ट 2 की। पार्ट 1 में मैकेनिक्स है, इसके अंदर दोनों पोर्शन होते हैं, वेव्स का और मैकेनिक्स का, और दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स, फिर इसके बाद आ जाए BSc पार्ट 2 की जो बुक्स हैं, ठीक है। BSc पार्ट 2 की बुक्स में जो पहली बुक है उसमें एक ये मॉडर्न फिजिक्स है और दूसरी मैग्नेटिज्म की है। मैग्नेटिज्म के अंदर दोनों पोर्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और किसका है, फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का भी है, और तीसरी इसमें मैग्नेटिज्म है। ये 2 बुक्स हो गई इधर से, ये पार्ट 1 की 2 बुक्स हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पार्ट 1 की मेरे पास BSc की बुक है, ठीक है। इसका एक टाइटल पेज ख़राब है, ये 2 साल की जो BSc है करवाते हैं, ये वो वाली है। और ये मॉडर्न फिजिक्स की है, ये न्यू एडिशन इसका आया हुआ है। इसमें मॉडर्न फिजिक्स है, लेकिन इसमें जो है ना एंड पे देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी इसमें दिया हुआ है तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये हमने BSc की बुक्स देख ली। ये जो पब्लिशर है ना, ये आपको मैं बता दूं, ये पब्लिशर मेरे पास जो मजीद बुक डिपो, ये प्रोफेसर मोहम्मद कलीम अख्तर साहब ने ये लिखी हुई है, आप इसको फॉलो कर लें। इन्होंने जो बुक लिखी हुई है ना, इन्होंने HRK हेलिडे रेजनी क्रेन को फोकस करके ये बुक लिखी हुई है, तो इसलिए ये रिकमेंड आपको कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाए HRA की बुक आपके पास होनी चाहिए। हेलिडे रेजनी क्रेन की बुक आपके पास होनी चाहिए। अब जो हेलिडे रेजनी क्रेन की बुक है ना, उसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है। वो दोनों के जो लिंक है ना, बुक मैंने सॉफ्ट फॉर्म में है, वो दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। हार्ड फॉर्म में भी आपके पास होनी चाहिए, बेहतर है, हार्ड फॉर्म में होगी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे ये मेरे पास हार्ड फॉर्म में है, ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है इसका, और ये वाला इसका वॉल्यूम 2 है, और ये 5th एडिशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली बुक्स आपके पास होंगी तैयारी के लिए। उसके बाद फिर आ जाएं आप, उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी जो बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, फॉर फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। ये जो मैंने, जिसके ऊपर मैं ये पेज रख के लिख रहा हूँ, इसमें क्या है, फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिजिक्स। अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स के साथ कर रहे हैं, इसका जो ऑथर है वो सर्वे जेवट है, ठीक है। सर्वे जेवट की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर से ये 2 ऑथर की हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं। एक सर्वे की है, ये जो मैंने अभी दिखाई, जिस पे मैं रख के लिख रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी है ये डोगलस की, ठीक है। ये आपके पास हार्ड फॉर्म में हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ने के लिए। ये डोगलस की है, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। और जो दूसरी है, इसमें ये इसका एक ही बुक है, इसमें सारे पूरे कंटेंट इसके अंदर आ जाते हैं। और जो फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर है वो ये है, ये इसके जो सर्वेट की है, और इसके अंदर भी उसने सारे ही, एक ही बुक है, इसके अंदर सारे उन्होंने कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं आप देख रहे हैं इधर से, ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी है, इधर से हम करेंगे तैयारी, ठीक है। और
ये दोनों ही टाइटल सेम है, ये इनके बस ऑथर डिफरेंट है, ये 6th है और ये 4th एडिशन है। और ये बुक्स हो गई, ये इनके भी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिंक शेयर कर दिए, ये वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और एक बात याद रखें, तैयारी करने के लिए जो की पॉइंट है, की टू सक्सेस, जो दूसरा पॉइंट इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ये की टू सक्सेस मैंने बताया था, कामयाबी का राज मैंने एक पहले लेक्चर में बताया था, वो ये था कि आपने कंसिस्टेंट स्टडी करनी है, कंसिस्टेंट और बिलीव होना चाहिए आपको कि ये मैं काम कर रहा हूँ, ये होगा। दूसरा, अब जो मैं आपको की टू सक्सेस बता रहा हूँ, कामयाबी का सीक्रेट बता रहा हूँ, वो ये है कि जितनी अच्छी बुक्स आपके पास होंगी उतने ही आप कामयाब होंगे। गुड बुक्स होंगी तो गुड पर्सन होगा, यानी यूं कह लें गुड बुक्स और गुड पर्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। ये जितना अच्छी बुक्स होंगे इंसान उतना अच्छा होता है। इवन ये भी कहा जाता है टीचर उतना ही अच्छा होता है जिसके बाद जो जितनी अच्छी बुक्स पढ़ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएं आप वो एमसीक्यूज़ की बुक की बात करने लगे जो मार्केट से मिलती हैं। एमसीक्यूज़ बुक्स फॉर लेक्चरर, पीपीएससी, ये इसी तरह आपको मिल जाती हैं, डिफरेंट ऑथर की मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये मेरे पास है, ये आज से कुछ 3-4 साल पहले की ये मैंने ख़रीदी थी, ये पुराना एडिशन है उनका। ठीक है, अब ये नया आ चुका हुआ है। आपके पास कोई भी हो, ये मैं ज़रूरी यही नहीं कह रहा कि आपने यही लेनी है, ये कारवां वालों की है। ठीक है, एक और मेरे पास है, ये मैंने पिछले साल ली थी। ठीक है, और ये अब जो आया वो न्यू एडिशन आया होगा, वो आप न्यू एडिशन में ले लें। ठीक है, तो आप देख लें जो भी आपको बेहतर लगती है। फिर डॉगर्स वालों की है, मजीद वालों की है, बहुत सारी बुक्स हैं। आप कोई भी ले लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ही लें, कारवां वाले की सारी अच्छी हैं। ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना है, 100% तैयारी इनसे नहीं होती। जो बच्चे इधर से तैयारी करके जाते हैं वो फिर प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं हमारा क्लियर नहीं होता, क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। तो भाई वो तैयारी नहीं उनसे होती, वो सिर्फ ये बुक से सिर्फ पर्पज़ ये है आप अपनी जो नॉलेज है वो टेस्ट करें। आपने जो तैयारी की है, ये जो मैंने बुक्स बताई ना पीछे ये सारी, इनसे जो तैयारी की है वो तैयारी आप इन बुक्स से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तैयारी हो सकती है, मेमोरी टेस्ट इसमें तैयार हो सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सारा तैयार हो जाए, मैं नहीं समझता ये हो जाए। तो जो गलती है वो यही गलती है, पहला स्टेप ही गलत है। बेस जितनी वीक होगी ना उतनी ही वो बिल्डिंग ख़राब होगी, उतनी उसमें कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं होगी। तो अपनी बेस बनाएं, ये जो मैंने बातें बताई हैं ना पहले ये 3 लेक्चर में, ये बेस हैं। जो जो इसको अच्छी तरह से समझ लेगा, पकड़ लेगा, वो समझे कामयाब हो गया, वो आगे निकल गया। ये मैंने आपको बस एडवाइस देनी थी। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, अब एमएससी का पोर्शन भी होता है। एमएससी लेवल की जो हमने प्रिपरेशन करनी है ना, वो ये बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, अब ये इनकी बुक्स मैंने अभी अपलोड नहीं की, लेकिन वक्त के साथ मैं ये कर दूंगा। ठीक है, अभी टाइम है, तो हम ये बीएससी और एफएससी को भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आप उसमें ऐड हैं, तो उसमें भी शेयर कर दूंगा आपको बाकायदा, इधर भी यूट्यूब चैनल पे भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब दूसरी बात जो है ना, एफएससी का कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मैंने आपको बताया था, स्मार्ट वर्क करना है आपने, कामयाबी का ये राज है। ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में या दूसरे में ये बताया कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है और लॉजिकल पढ़ना है। आप ज़्यादा पढ़ें कम टाइम में, ये कामयाबी का राज है एक और। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने बताया था। अब कैसे पढ़ा जाए, अब एफएससी के जो लेक्चर है ना, एफएससी जो तैयारी करनी है, एक तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, की बुक से नहीं पढ़ना आपने। की बुक से पढ़ेंगे इजी होता है, लर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन आप वो पॉइंट नहीं लर्न करेंगे जो उनके पीपीएससी में आते हैं। ठीक है, इस वजह से की बुक रिकमेंड मैंने नहीं की आपको। ठीक है, एफएससी की टेक्स्ट बुक रिकमेंड की है। और मेरे पास एंटी टेस्ट के नोट्स हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये एंटी टेस्ट के नोट्स हैं। ठीक है, और ये एंटी टेस्ट के मेरे पास नोट्स हैं 2। अब इनमें से जो है ना, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा एफएससी के, जो पीपीसी में आते हैं। अब पीपीएससी में क्या आते हैं आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अंडरस्टैंडिंग के एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट ये होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन इंटरव्यू में भी जाएं तो वो यही आपसे पूछते हैं, आपको अंदर से जो देख लेते हैं ये बंदा कितनी फिजिक्स आती है, वो इन दोनों पॉइंट से पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन से वो बंदे को देख लेते हैं कितनी फिजिक्स आती है। और इंटरव्यू का भी ये मेन इसका
ये पॉइंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है क्वालिटेटिव, बताए थे, क्वालिटेटिव थे और क्वालिटेटिव थे, क्वांटिटेटिव थे, ठीक है। ये दो बताए थे। अब ये वाले जो हैं ना, ये मैं आपको एंटी टेस्ट में से के तैयार करवाऊंगा। और कैसे मैंने ये तैयार करवानी है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है हम वो पॉइंट्स बना लेंगे, उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, साथ उनकी एमसीक्यूज करूंगा। और एमसीक्यूज ऐसी होंगी जो पूरे पूरे टॉपिक को या हाफ ऑफ टॉपिक को, जब मेजर पार्ट उसको डिस्कस कर लेगा, यानी एमसीक्यू से ये आपको टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। अब कैसे मैं आज ये आपको करवा ये कुछ पढ़ाऊँगा, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना वो वर्थ रखता है ये डाटा, कितना ये मटेरियल अच्छा है, ये आपको ये लेक्चर सुनने से ही अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं हम। ये जो लेक्चर का फर्स्ट पेज है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स का है। अब ये जो मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये जो मैंने बुक्स जहाँ से नॉलेज लिया है, ये पॉइंट्स लिए हैं, वो बुक का नाम है HRK 5th एडिशन है। और जो दूसरी बुक है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, ये दोनों बुक्स है, ये मैंने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अभी मज़ीद है, ये अभी हमने पार्ट मैकेनिक्स शुरू किया है, जिसमें हम देख रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। ये वाला पार्ट्स हमने शुरू किया है, इसके और भी लेक्चर्स अभी बनेंगे। ये पहला लेक्चर है इस मैकेनिक्स के इस पार्ट पे, ठीक है। तो अब इसमें शुरू करते हैं, ठीक है। ये FSC लेवल को भी बात डिस्कस करेगा और BSc लेवल को भी डिस्कस करेगा। ये दोनों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है। मज़ीद मैं आपको बताया था MCQ से और FSC का भी मज़ीद बताऊँगा, लेकिन ये पोर्शन दोनों को डिस्कस करता जा रहा है। अच्छा, मैकेनिक्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को। मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, काइनेमेटिक्स को कहते हैं और डायनामिक्स को कहते हैं। तो स्टडी ऑफ मोशन को हम मैकेनिक्स कहते हैं। यही बेसिकली जो मैकेनिक्स है, ये काइनेमेटिक्स में आती है, ठीक है। काइनेमेटिक्स भी कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन को, यानी इन अदर वर्ड्स यूँ कह लें काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन है, तो मैकेनिक्स भी यही है, विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। जस्ट हम मोशन को स्टडी करते हैं इसमें। और दूसरी इसकी ब्रांच ये है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम काजेस ऑफ मोशन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज काजेस ऑफ मोशन, मोशन के काज को देखते हैं, मोशन किस वजह से आई। यानी एक काज बताऊँ तो फोर्स है, फोर्स लगेगी तो मोशन होगी। तो और बहुत सारे काजेस हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। वो ये जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे अगला जो चैप्टर आएगा उसमें डायनामिक्स पोर्शन होगा, फिर उससे अगला जो चैप्टर आएगा फिर इन दोनों का कम्बिनेशन होगा, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसको कहते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल। इसमें हम मोशन ऑफ पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। मटेरियल होता है, ऑब्जेक्ट होता है या बॉडी होता है, उसको हम किस टर्म में ले रहे होते हैं, पार्टिकल में। तो पार्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। पार्टिकल लाइक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, ठीक है। और दूसरी बात इधर ये है कि पार्टिकल जो होता है उसको किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, पार्टिकल इज आल्सो यूज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट हुज पॉइंट्स ऑल मूव्स विद द सेम वे, यानी उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है जिसके पॉइंट्स एक जैसे मूव करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके सारे पॉइंट एक जैसे मूव करते हैं, एक तरह बिहेव करते हैं, तो वो उसको हम पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और जिसके नहीं सेम मूव करते उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। अब जैसे देखें, मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कम्प्लेक्स मैटर कैन ट्रीटेड एज पार्टिकल। कम्प्लेक्स मैटर को हम पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं अगर इनकी इफ़ नो इंटरनल मोशन लाइक रोटेशन वाइब्रेशन, अगर उनकी इंटरनल मोशन ना हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है रोलिंग व्हील। अगर रोलिंग व्हील की बात करूँ, ये व्हील है मेरे पास, रोलिंग व्हील है और ये रोल कर रहा है, ठीक है। आगे ये हाइट से ये क्या कर रहा है, रोल करता हुआ आ रहा है, तो इसकी कौन सी मोशन है, रोटेशन है, और ये आगे की तरफ आ रहा है। अब हो क्या रहा है, इसकी रोटेशन मोशन है या इसके अंदर वाइब्रेशन भी हो रही है, ठीक है। तो फिर ये हम इसको पार्टिकल कंसिडर नहीं करेंगे इस कम्प्लेक्स शेप को। अगर इस कम्प्लेक्स शेप में, कम्प्लेक्स बॉडी में रोटेशन वाइब्रेशन नहीं है, तो इसको हम पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी मोशन एक जैसी है। लेकिन इधर क्या, इधर मोशन एक जैसे नहीं है। इस पार्ट इधर देखें तो इधर मूव कर रहे हैं पार्टिकल, इधर देखें तो ये होगी, इधर पार्टिकल की मोशन ये होगी, तो डिफरेंट है। तो इसलिए जो रोलिंग व्हील है इसको हम नहीं कंसिडर कर सकते, लेकिन जिसमें एक जैसी मोशन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं।
लेट करें ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने लेट कर लें ये बॉल है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, अब एक जैसा बिहेव कर रहा है, सारे पार्टिकल डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो फिर इस बॉल को, इस ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कंसिडर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट को पार्टिकल क्यों कंसिडर करते हैं, ये कंसेप्ट हो गया। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में आपसे, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ये एचआर केस से मैंने लिया हुआ डाटा, ठीक है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये विद रेफरेंस बुक से बात करता हूँ मैं, और विद अथेंटिक जो साथ बात कर रहा हूँ, तो ये आप उधर से देखेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप भी पढ़ें, ये नहीं है सिर्फ लेक्चर सुनना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बुक्स पढ़ें, ये जो मैंने दी आपको आप पढ़ें, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। कुछ को एच आर की समझ नहीं आती, क्योंकि एच हेलिडे रेजनिंग क्रेन जो है ना, ये थोड़ी सी इनिशियल जो होते हैं, फ्रेशर जो होते हैं, उनको समझ नहीं आती, ये डेप्थ में है, थोड़ी सी डायरेक्ट बातें की होती हैं, ठीक है। लेकिन जो फिजिक्स और साइंटिस्ट इंजीनियर है, ये जो है ना आसान लिखी हुई है, ये जो फ्रेशर होते हैं जिनका वीक होती है फिजिक्स, वो भी उसको समझ लेते हैं। तो आप अब ये लेक्चर लेने के बाद पढ़ेंगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने ये आपको पॉइंट बता दिए, इनको माइंड में रखें और आगे प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। अब आ जाएं, इसमें पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी। इधर ना मैंने एरो हेड लगा दिया, तो ये इधर मैंने एरो हेड लगा दिया, तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इधर मोड भी लगा दिए हैं साथ, तो ये स्पीड हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की इधर स्पीड कह रहे हैं। अच्छा, ये स्पीड है एवरेज और ये एवरेज वेलोसिटी है, ये दोनों इक्वल नहीं होती, ठीक है, ये याद रखनी है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इक्वल नहीं होती। अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो, ठीक है, तो ज़रूरी, तो फिर ये है कि एवरेज वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाए तो जो इंस्टेंटेनियस है ना वो ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। इधर मैं इंस्टेंटेनियस लिख रहा हूँ, गलती से एवरेज लिखा गया था। अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, फ़र्ज़ करें एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, तो तब इंस्टेंटेनियस ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसकी एग्जांपल है, ये मैराथन रनर है, ये अगर एप्लीकेशन वाले भी एमसीक्यूज आते हैं, आपको पता है पीपीएससी में, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। कहाँ पे एप्लीकेशन है? जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होती। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है, इधर ए वी लिखेंगे, ये गलती से लिखा क्या है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों इक्वल नहीं होती, ठीक है। क्यों इक्वल नहीं होती, इसमें कहाँ पे आगे प्रॉब्लम आती है? क्योंकि जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है तब एवरेज स्पीड ज़ीरो हो, ठीक है। इसको मैंने यूँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ी सी कटिंग हो गई। तो अब देखें, जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो, एरो हेड लगाया तो इसका मतलब वेलोसिटी है, इधर मैंने एरो हेड नहीं लगाया तो ये स्पीड है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। मैराथन रनर की एक एग्जांपल कर लें, अगर वो राइट मूव करता है और लेफ़्ट वापस आता है तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगी। लेकिन मैराथन रनर में क्या होगा, वो एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट पे जाता है, अपनी उसी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आता, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो एडब होगी तो कभी ज़ीरो नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो है ना, ये मोड लगाए हुए हैं, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, ठीक है, यानी स्केलर है, और इधर एरोहेड लगा हुआ है सिर्फ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों इक्वल होती हैं। ऊपर बता रहा था एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड इक्वल नहीं होती, ठीक है। इधर मैं आपको और आसान कर दूं तो यूँ लिख सकता हूँ, स्पीड डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो स्पीड ज़ीरो नहीं होती, ये एग्जांपल अभी बताई। अब इधर बताएं कि मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैं इधर लिख लेता हूँ वेलोसिटी है, कौन सी है, इंस्टेंटेनियस है। और वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, ठीक है। इधर लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जगह थोड़ी थी तो मैंने फिर इस तरह से लिख लिया, आपको ये समझ आ रही होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है, ये स्केलर ये वेक्टर है, ये सेम होती हैं, ठीक है। ये मैंने इधर भी मेंशन किया हुआ है, ये इधर मैंने थ्योरी में लिख दिया, सेम होती हैं और क्यों सेम होती हैं, इसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। एफएससी लेवल पे युद्ध पढ़ते हैं हम कि जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो ये बहुत स्मॉल टाइम पे होती हैं। स्मॉल टाइम इनफाइनाइटेसिमल टाइम पे जो स्पीड होगी वो ही इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। ये दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आ जाए इनफाइनाइट टाइम इंटरवल।
इनफाइनाइट टाइम इंटरवल में भी इसी तरह, जैसे ऊपर बताया इसी तरह इधर है कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मैंने सिंबल में लिखा हुआ है, इसकी थ्योरी में लिख देता हूँ। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, डिस्टेंस है। और ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसे ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बता के आ रहा हूँ, इसी तरह इधर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आएगा। इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल में, वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होते। इसको अगर मैं आपको बताऊँ तो यूँ कह लें, ये 2 पॉइंट्स हैं, ए है और ये लेट कर लें बी है, तो ये यहाँ से शॉर्टर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और ये जो ऊपर से ये घूम के आ रहा है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस है। दोनों नहीं इक्वल, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड से ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं होते, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम होगा टाइम, तो वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ऊपर से होगा इतना ही स्ट्रेट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। यानी आप ये कह लें कि इनफाइनाइटेसिमल टाइम में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। जो डिस्प्लेसमेंट है वही इसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट होगी, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए नेगेटिव एक्सेशन के बारे में देखते हैं। मे बी और मे नॉट बी। नेगेटिव एक्सेशन, एक्सेशन मे बी स्पीडिंग अप। ठीक है, इसमें क्या कहना है कि एक्सेशन जब हो नेगेटिव तो अब स्पीड इंक्रीज भी कर रही होती है या डिक्रीज भी कर सकती है, दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन हम जो ज़्यादातर मीनिंग लेते हैं ना नेगेटिव एक्सेशन का, वो कहते हैं कि नेगेटिव एक्सेशन का मतलब है स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं इस बात का इल्म होता, हालांकि बहुत बेसिक पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, कैसे है ये देख लेते हैं। अब पहले देख लेते हैं डिक्रीजिंग का, जो हम पढ़ते हैं, जो बुक्स में लिखा होता है बड़ा कॉमन सा। डिक्रीजिंग में देखें, एक्सेलरेशन में बी स्लोइंग डाउन। अब इसमें क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी क्या हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं। जब ऑपोजिट होती हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसलेरेशन। डिसलेरेशन का मीनिंग होता है स्लोइंग डाउन। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको इधर गाड़ी की एग्जांपल बना के बताऊं, अगर ये कार है तो इस कार में क्या हो रहा है, ये मूव कर रही है राइट, अगर ये ब्रेक लगाती है तो ऑपोजिट हो जाएगा एक्सेलेरेशन। तो ऑपोजिट एक्सेलेरेशन होगा, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऑपोजिट होंगे तो तब स्लोइंग डाउन होगा। ठीक है, इधर मैंने लिखा हुआ एक्सेलेरेशन वेलोसिटी ऑपोजिट है, तो स्लोइंग डाउन होगा मतलब डिसलेरेशन होगा। अब आ जाए दूसरा, स्पीडिंग अप कब होगा, जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। अगर देखें, मैं कहता हूँ एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो तब स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो स्पीड अप होगा। तो इधर मैंने इसको मैं एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, यूं लेट कर लें कि ये मेरे पास फ्रेम है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है, और जो कार मूव कर रही है इधर, वो कहाँ पे मूव कर रही है, कार मूव कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, इधर को कार मूव कर रही है नेगेटिव एक्सिस में, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस में कार मूव कर रही है। अब इसमें देखें कि यूं लेट कर लें कि कार किधर मूव कर रही है, ये यहाँ को नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रही है। जब कार नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रही है तो देखें ज़रा, नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रही है तो नेगेटिव वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी और एक्सेलेरेशन भी इसका इधर कोई होगा, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि दोनों ओरिजिन के किधर हैं, नेगेटिव एक्सिस की तरफ हैं, दोनों नेगेटिव हैं और दोनों पैरेलल होंगे। जब पैरेलल हो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी तो स्पीडिंग अप हो रहा होता है। तो यहाँ से पता चला नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसलेशन नहीं यूज़ कर सकते हम, क्योंकि डिसलेशन का मतलब होता है डिक्रीजिंग। अगर हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हमेशा डिसलेशन कहते हैं तो रॉन्ग है ये, क्योंकि डिसलेशन का मतलब होता है स्पीड से डिक्रीज होना, लेकिन नेगेटिव एक्सेलेरेशन में तो इंक्रीज भी होती है। तो इसका मतलब है डिसलेशन तब कहें जब स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो जब नेगेटिव एक्सेलेरेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो हम इसको डिसलेशन नहीं कह सकते। ठीक है।